हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरदार चल रही होगी, क्योंकि कई परीक्षाएं जैसे एलटी ग्रेड है, नेट है, आगे लगी हुई हैं, तो आपकी तैयारी भी ज़ोरों पर चल रही होगी। इसीलिए हम आपके लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, उस पर एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। पहले 2 वीडियो हमने आदिकाल के बनाए थे, पर मुझे ऐसा लगा कि आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं तो पूरे पाठ्यक्रम को ही शामिल किया जाए तो अच्छा है। वो हिंदी साहित्य की जो सीरीज़ है स्टार्टिंग से वो बाद में चलाएंगे। पहले हम संपूर्ण पाठ्यक्रम से ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है, प्रैक्टिस सेट है, ये हम करने वाले हैं। उसी क्रम में आज ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें कि 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, दूसरा विलियम ग्राउस, सी जॉन गिलक्राइस्ट, डी फ्रेडरिक पिनकॉट। इन चारों में से आपको बताना है कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन हैं। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से और इसमें कुछ व्याकरण, कुछ संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण के भी 1-2 क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर ही आधारित प्रैक्टिस सेट है। आप इसको करने के बाद कमेंट में बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इन चारों में से ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जो हैं वो जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन गिलक्राइस्ट से आपको और भी कुछ याद आया होगा कि जॉन गिलक्राइस्ट किससे संबंधित हैं। जॉन गिलक्राइस्ट की एक और पुस्तक है जिसका नाम है हिंदुस्तानी ग्रामर, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। आपको याद आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? नीचे दी हुई रचनाओं में कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए बूंदी बारिश, बी भारत विनय, सी पुष्पांजलि, डी पृथ्वी कल्प। इन चारों रचनाओं में से मिश्र बंधु की रचना कौन सी नहीं है? तो मिश्र बंधु की रचना जो है वो पृथ्वी कल्प नहीं है, क्योंकि पृथ्वी कल्प आप जानते हैं गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है। बूंदी बारिश, भारत विनय और पुष्पांजलि, ये तीनों रचनाएं मिश्र बंधु की ही हैं। आइए आगे देखते हैं। बीसल देव रासो के संपादन करता हैं। बीसल देव रासो जो ग्रंथ है उसको किसने संपादित किया है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल व दशरथ शर्मा, बी माता प्रसाद गुप्त व अगरचंद नाहटा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी व दशरथ शर्मा, डी अगरचंद नाहटा व हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन चारों में से बीसल देव रासो के संपादनकर्ता कौन हैं, ये आपको बताना है। बीसल देव रासो को आचार्य शुक्ल ने क्या माना है? आचार्य शुक्ल ने बीसल देव रासो को वीर गीत माना है। बीसल देव रासो श्रृंगार प्रधान रचना है, जबकि अन्य जो रासो साहित्य हैं उसमें वीर रस की प्रधानता है। इसमें वीर रस गौड़ है, श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। बीसल देव रासो के संपादन करता हैं माता प्रसाद गुप्त व अगरचंद नाहटा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। ये कथन किसका है? अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, बी मिश्र बंधु, सी शिव सिंह सेंगर, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी।
फ्रेंड्स, ये कथन है राहुल सांकृत्यायन जी का। आपको पता होगा आदिकालीन साहित्य पर इन्होंने बहुत कार्य किया है और इनकी पुस्तक है हिंदी काव्यधारा। तो इन्हीं का ये कथन है कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन हैं? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन हैं? ए रामानंद, बी रामानुजाचार्य, सी विट्ठलनाथ, डी रूप गोस्वामी। इन चारों में से भक्ति रसामृत सिंधु नाम की जो रचना है वो किसकी रचना है? भक्ति रसामृत सिंधु नामक जो रचना है वो रूप गोस्वामी जी की रचना है। रामानंद, रामानुजाचार्य और विट्ठलनाथ, इनके बारे में आपको याद आ गया होगा कि ये किस किस विशेषता के लिए जाने जाते हैं और इन आचार्यों के क्या सिद्धांत हैं, और विट्ठलनाथ जी ने सूरदास की मृत्यु पर क्या कहा था। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी राहुल सांकृत्यायन। इन चारों में से भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी है, यह आपको बताना है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहने वाले जो हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को क्या कहा है। इन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। रामविलास शर्मा ने संपूर्ण जो भक्ति काल है उसको लोक जागरण काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी गुलाब राय, डी श्याम सुंदर दास। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। बिहारी के विषय में तो आप जानते ही होंगे। बिहारी अपनी जो सतसई है उसके लिए प्रसिद्ध हैं और आचार्य शुक्ल ने बिहारी को रसवादी कवि माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने इनको ध्वनिवादी माना है। तो बिहारी के विषय में ये जो कथन है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? निम्न में से केशव की कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? ए रतन बावनी, यहाँ पर बावनी यहाँ पर होगा। तो केशव की कौन सी रचना इसमें से ऐसी है जो कि प्रबंध काव्य नहीं है? रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। तो रसिक प्रिया ऐसी रचना है केशव जी की जो प्रबंध काव्य की श्रेणी में नहीं आती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कृतियों में से भारतेंदु की रचना नहीं है। ये नीचे जो कृतियां दी गई हैं, ऑप्शन ए वर्षा विनोद, बी पायस पयोनिधि, सी गीत गोविंदानंद, डी वेणुगीत। इनमें से भारतेंदु की रचना कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। 3 इसमें से भारतेंदु की रचनाएं हैं, एक भारतेंदु जी की रचना नहीं है, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें वर्षा विनोद आप जानते हैं भारतेंदु जी की रचना है, वेणुगीत भी भारतेंदु जी की रचना है, गीत गोविंदानंद भी भारतेंदु जी की रचना है, परंतु पायस पयोनिधि जो है ये भारतेंदु जी की रचना नहीं है। फिर ये किसकी रचना है? ये रचना है गोविंद गिल्ला भाई जी की। भारतेंदु की कुल 175 कृतियां मानी जाती हैं, जिनमें से 70 इनके
काव्य हैं। आइए आगे देखते हैं। साकेत को जनवादी काव्य किसने कहा? साकेत को जनवादी काव्य किसने कहा है? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी बच्चन सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल, डी नगेंद्र। साकेत को जनवादी काव्य कहने वाले विद्वान का नाम आपको बताना है। साकेत किसकी रचना है और इसमें कितने सर्ग हैं, ये सब आपको याद आ जाना चाहिए। और किस युग की ये रचना है? तो साकेत को जनवादी काव्य कहने वाले और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर नगेंद्र हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राम की शक्ति पूजा कविता किस संकलन में है? राम की शक्ति पूजा कविता किस संकलन में संकलित है? ए अनामिका, बी गीतिका, सी परिमल, डी आराधना। तो राम की शक्ति पूजा कविता जो है निराला की, ये उनके अनामिका नामक संग्रह में संकलित है। अनामिका नामक जो संग्रह है इसी में संकलित है। इसका प्रथम संस्करण 1923 ईस्वी में आया था और जो अनामिका का दूसरा संस्करण है वो 1938 में आया था। इसी में राम की शक्ति पूजा कविता संकलित है, अनामिका के द्वितीय संस्करण में, जो कि 1938 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, तुम्हें सौंपता हूँ काव्य रचना किसकी है? तुम्हें सौंपता हूँ काव्य रचना किस कवि की है? ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, डी शमशेर बहादुर सिंह। इन चारों में से तुम्हें सौंपता हूँ नामक काव्य रचना जो है वो किसकी है? तो तुम्हें सौंपता हूँ काव्य जो है वो त्रिलोचन का है। प्रगतिशील त्रयी में भी ये 3 कवि शामिल हैं। कौन कौन से? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन। इनको प्रगतिशील त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आगे की नदी के द्वीप कविता में नदी और द्वीप क्रमशः प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं ये? ऑप्शन ए कवि और साहित्य के, बी प्रवाह एवं चेतना के, सी जल एवं भूखंड के, डी समाज एवं व्यक्ति के। आगे की जो कविता है नदी के द्वीप, उसमें क्रमशः नदी और द्वीप किसके प्रतीक हैं? तो नदी के द्वीप नामक कविता में नदी और द्वीप क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में से, यहाँ पर प्रश्नों नहीं है, ये है प्रहसनों। प्रहसनों। जीपी श्रीवास्तव प्रहसन के लिए जाने जाते हैं। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न प्रहसनों में से जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन कौन सा नहीं है? ए उलटफेर, बी लबड़ धोंधो, सी मर्दानी औरत, डी धुमदार आदमी। इसमें से ऐसा कौन सा प्रहसन है जिसको जीपी श्रीवास्तव ने नहीं लिखा है? उलटफेर, मर्दानी औरत और दुमदार आदमी, ये सभी जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन हैं, जबकि लबड़ धोधो नाम का जो प्रहसन है ये बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित है। ये दोनों प्रहसन या हास्य रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? चक्करदार चोरी जो है उपन्यास, उसके लेखक आपको बताने हैं। ए देवकीनंदन खत्री, बी लज्जाराम शर्मा, सी गोपाल राम गहमरी, डी बांकेलाल चतुर्वेदी। इन चारों लेखकों में से चक्करदार चोरी उपन्यास किसका है? साथ ही साथ आप ये भी माइंड में अपने रिवाइज कर लीजिए, देवकीनंदन खत्री किस प्रकार के उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं और किस प्रकार के उपन्यासों का प्रवर्तक इनको माना जाता है। साथ ही साथ गोपाल राम गहमरी किस प्रकार के उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ये सब आपके माइंड में आ जाना चाहिए।
तो चक्करदार चोरी उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं गोपाल राम गहमरी जी, और इनको जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? ए ज्ञानरंजन, बी अखिलेश, सी अनिल यादव, डी संजय। नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है? यहाँ पर संजय होगा, ना कि संजय। संजय होगा, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है कामरेड का कोट। और नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती कहानी संग्रह किसका है? तो ये है अनिल यादव जी का कहानी संग्रह। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? कौन सा निबंधकार ऐसा है जो द्विवेदी युग का नहीं है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी बालमुकुंद गुप्त, सी पूर्ण सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। इन चारों में से वो आपको निबंधकार बताना है जो कि द्विवेदी युग का नहीं है। बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो विवाद था वो आपको याद आ गया होगा। तो बाल मुकुंद गुप्त बिल्कुल द्विवेदी युग के ही निबंधकार हैं, और आचार्य शुक्ल तो हैं ही, पूर्ण सिंह भी हैं। तो बचा कौन? बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं ये द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं हैं, तो ये इनसे पहले के निबंधकार माने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका हैं। उपनिवेश में स्त्री जो आलोचनात्मक कृति है उसकी लेखिका कौन है? ऑप्शन ए नासिरा शर्मा, बी प्रभा खेतान, सी क्षमा शर्मा, डी ममता कालिया। इन चारों लेखिकाओं में से उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है औरत के लिए औरत, और ममता कालिया की एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है जो आपको याद आ गई होगी। इन्होंने लिखा है खांटी घरेलू औरत। जहां तक बात है उपनिवेश में स्त्री की, तो ये रचना है प्रभा खेतान की। तो ये रचना है प्रभा खेतान की, और इनकी एक और आलोचनात्मक कृति है अलबेयर कामू वह पहला आदमी। ये भी प्रभा खेतान की ही है। अगला प्रश्न है, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ये भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? ऑप्शन है ए वक्रोक्ति, बी अलंकार, सी ध्वनि, डी रस। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि संप्रदाय का भेद है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ तक, तो ये ध्वनि संप्रदाय का एक भेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये काव्य लक्षण किसका है? ये परिभाषा किसकी है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये परिभाषा या ये काव्य लक्षण किसका है? तो ये काव्य लक्षण है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? ए बांग्ला, बी गुजराती, सी कोंकणी, डी संस्कृत। इनमें से कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो बांग्ला भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। इसको माना जाता है कि जो पूर्वी नागरी लिपि थी उसी से बांग्ला भाषा का विकास हुआ है। तो बांग्ला भाषा को छोड़कर गुजराती, कोंकणी और संस्कृत ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये बोली आपको बतानी है। ऑप्शन है ए ब्रिज, बी खड़ी बोली, सी हरियाणवी, डी अवधी। वो कौन सी बोली है जिसमें उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है?
तो ये बोली है अवधि। अवधि में उत्तम पुरुष एकवचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं के स्थान पर हम का प्रयोग। और हम भी इसी अवधि भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम अर्थात मैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ए मात्रा, बी अर्थ, सी वर्ण, डी शब्द। इनमें से भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो जो सार्थक लघुत्तम इकाई है, लघुत्तम इकाई तो ध्वनि है, परंतु लिखित लघुत्तम इकाई वर्ण है, और जो सार्थक लघुत्तम इकाई है उसको हम शब्द के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का चयन कीजिए। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? ए रामायण, बी तेल, सी फूल, डी परिवार। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है वो है फूल। इसमें फूल प्रजाति का जाति का बोध हो रहा है, जबकि तेल जो है द्रव्यवाचक है, रामायण व्यक्तिवाचक है और परिवार समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मैंने पत्र लिखा में कारक है। मैंने पत्र लिखा में कारक है ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध, डी करण। तो मैंने पत्र लिखा में कर्म कारक है। संबंध कारक वहाँ होता है जहाँ संज्ञा का किसी के साथ संबंध दिखाया जाता है, का की के जहाँ पर होता है, और करण का अर्थ है साधन, तथा जहाँ साधन का प्रयोग होता है वहाँ पर करण कारक होता है। और कर्ता जहाँ पे कर्ता के द्वारा कार्य संपादित किया जाता है और उसका प्रभाव भी कर्ता पर होता है, वहाँ पे कर्ता कारक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? हिंदी भाषा में किस शब्द का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है? ए चाचा, बी बहन, सी भैंस, डी कोयल। चाचा, बहन, भैंस सभी का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित है, जबकि कोयल का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से व अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है? किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से व अंत लक्ष्मी शब्द से हुआ है? ए किरातार्जुनीयम, बी रघुवंशम, सी शिशुपाल बधम, डी कुमार संभवम। इनमें से कौन सा महाकाव्य ऐसा है जिसमें श्री शब्द से आरंभ किया गया है और लक्ष्मी शब्द पर अंत हुआ है? तो वो है किरातार्जुनीयम। भारवी का किरातार्जुनीयम ही ऐसा है जिसको लक्ष्म्यंत महाकाव्य कहा जाता है, और जो माघ का शिशुपाल बधम है उसे श्रेयंत महाकाव्य कहा जाता है, जिसका प्रारंभ और अंत श्री शब्द पर हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में कितने सर्ग हैं? ए 9, बी 7, सी 10, डी 5। उत्तर रामचरितम जो भवभूति की रचना है उसमें कितने सर्ग हैं? भवभूति करुण रस के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आपको पता होगा। तो उत्तर रामचरित जो इनकी रचना है उसमें 7 सर्ग हैं। मालती माधव में 10 हैं। उत्तर रामचरित और महावीर चरित में 7-7 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रकांति शब्द में समास है? ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। चंद्रकांति शब्द में समास क्या है यह आपको बताना है। तो चंद्रकांति आप जानते हैं विशेषण विशेष संबंध है इसमें, चंद्र के समान कांति, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के इस वीडियो का, संबोधन और
प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? संबोधन और प्रथमा विभक्ति जो होती है उसके किस वचन में अंतर होता है? ए एकवचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन, डी किसी में भी नहीं। तो संबोधन और प्रथमा विभक्ति के किस वचन में अंतर होता है? एक वचन में। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आगे के प्रश्न देखेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर प्रश्न आपके काम के लगे, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, इस समय बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। सारे एग्ज़ाम बैक टू बैक लगे हुए हैं और अपनी तैयारी बिल्कुल ज़ोरों पर रखिए। उम्मीद है कि इस बार आपका चयन ज़रूर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।